अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, लखनऊ की लड़की, उसका एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है जिसमें वो अपने पड़ोसियों से लड़ाई कर रही है, झगड़े कर रही है और ज़बरदस्ती पड़ोसियों से ये कह रही है कि आपके मकान पर जो आपने गेट को ब्लैक कलर मारा हुआ है उसको फ़ौरन आप चेंज कर दो, इसलिए कि ब्लैक कलर की वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल ड्रोन्स हवा में उड़ रहे हैं। वो हमारे महल्ले की जासूसी करेंगे और उनकी वजह से पूरे महल्ले के लोगों की जान को ख़तरा है। उसके बाद में उसका आपने इंटरव्यू भी देखा होगा जिसमें बहुत सारी ऐसी ऊट पटांग बातें हैं जो नाकाबिले यकीन हैं। मुझे 300 मीटर तक घसीटा गया, 200 से 250 लोग मुझे मार रहे थे और वो रोज़ाना मुझे मारते हैं। ये एक वाक़या हुआ। अब इसके बाद एक और वाक़या जो हमने पुणे का बयान किया था, जहाँ पे एक पढ़ी लिखी लड़की, हायर एजुकेटेड लड़की, बेहतरीन कपड़े उसने पहने हुए हैं, लेकिन शराब के नशे में पूरी तरह से वो धुत है और रोड के बीचों बीच वो बैठी हुई है और लोगों को चैलेंज कर रही है कि मेरे आंग पे से गाड़ी लेकर जाओ, मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ रोड पर से, आओ मेरे आंग पे, मेरे बदन पे गाड़ी दौड़ाओ और मुझे कुचलते हुए निकल जाओ। अब गाड़ी वाले समझ गए लोग कि या तो इसके दिमाग पे असर हुआ है, या ये मेंटल पेशेंट है, या फिर इसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है जिसका नशा इसके सर में चढ़ गया है, तो ये अपने होशो हवास में नहीं है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात आज हमारे मुल्क में पेश आ रहे हैं। ये सारे वाक़यात को आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट है, इस मसले के ऊपर मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि मौलाना एक्चुअल में क्या होता है, बोले जब इंसान उसको अटेंशन नहीं मिलता है तो अटेंशन हासिल करने के लिए भी बाज़ औक़ात वो इस तरह की हरकतें करता है। रोड के ऊपर लेट गए या इस तरीक़े से लोगों से झगड़े शुरू कर दिए ताकि उसको पब्लिक का अटेंशन मिले, उसको यूट्यूबर्स का अटेंशन मिले, उसको मीडिया चैनल्स का अटेंशन मिले। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक्चुअल हमारा आज का जो ज़माना है, असल में हम जो लाइफ जी रहे हैं, ये जो ज़िंदगी है ना, ये हकीकत से बहुत दूर है, दूर। यानी हम एक मैजिकल दुनिया में जी रहे हैं। एक तो होती है प्रैक्टिकल दुनिया और दूसरी होती है मैजिकल दुनिया। एक होती है लॉजिकल दुनिया और दूसरी होती है ख्वाबो ख़यालात की दुनिया। हमारे ज़माने के अंदर यही हो रहा है। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक ज़माने में मैं ख़ुद भी जो है ना, ऐसा अत्तर उसकी मैं तिजारत किया करता था। लोग आते थे मेरे पास में और बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि भाई मौलाना, हमको ऐसा अत्तर चाहिए, अपने को ख़ुद को खुशबू नहीं भी आई तो चलेगा, इसकी खुशबू जो है ना वो दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए, दूसरे लोगों को इसकी खुशबू आना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को अगर ये अत्तर की खुशबू पहुंचेगी तो और लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई मैंने कितना कीमती अत्तर जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये थिंकिंग हुआ करती थी और इसीलिए हमारे आज के ज़माने में भी सिर्फ अटेंशन के लिए लोग इस तरीक़े की, अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था कि कुछ नौजवान रोड के ऊपर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और उसका एक वीडियो बनाए उन्होंने। उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डालने के लिए, और उसमें एक नौजवान दूसरे को मार रहा है और उनके पास में वो जो दिवाली वाली बंदूक होती है प्लास्टिक की, वो इस्तेमाल करके एक जो है दूसरे को उससे मार रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस के नज़र में आई तो पुलिस ने उन सबको भी गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद में उनको माफ़ी तलाफ़ी मांगने लगाई, उनको कान पकड़वाने लगाए, उनको अच्छी तरह से तंबीह किया और ये कहा कि तुम सिर्फ पॉपुलर होने के लिए एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा गलत मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना मोहतरम दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए है हमने अपने ज़िंदगी के मकसद को भुला दिया
इसलिए हम प्रैक्टिकल दुनिया में जीने की बजाय एक मैजिकल दुनिया के अंदर जी रहे हैं। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर शादी ब्याह की फजूल खर्ची है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे। तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही एक सबक दिया था जिसमें हमने ये बतलाया था कि मज़ा और ख़ुशी दोनों में फ़र्क क्या है। मज़ा भी है, खुशी भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। मज़ा सिर्फ 2-3 दिन का है। 2-3 दिन के मज़े के लिए आपने आलीशान फंक्शन हॉल किए, आपने उसमें डेकोरेशन किए, आपने उसके अंदर लोगों को इनवाइट किया, आपने अपने दिखावे के ऊपर पैसा तो खर्चा कर दिया, उसमें आपको मज़ा आ गया, उससे खुशी नहीं मिली आपको। क्यों नहीं मिली आपको खुशी? खुशी इसलिए नहीं मिली, अभी मैं एक जगह पे सफ़र पे था तो मुझे एक साहब के मकान में जाने का मौका मिला और उसी वक्त में मुझे जो है ज़रूरत का तकाज़ा हुआ। ज़रूरत यानी बैतुल खला का तकाज़ा हुआ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मैं ज़रा बैतुल खला के लिए जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब मैं बैतुल खला जो गया तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट का जो नाला बना हुआ होता है, यानी जो नाला होता है उसके चारों तरफ से एक दीवार बनाई गई है। वो भी ऐसी बनाई गई है जो टेम्पररली है, यानी उसको खाली एक आधे ने ताकत से लात मारा तो वो दीवारें जो है तहस नहस हो जाना। दरवाज़ा जो है उसको 4-5 जगह ऐसे सुराख लगे हुए हैं, बीच में ऐसी चीर पड़ी हुई है उसके। और वो बैतुल खला ऐसा है कि 2 तरफ आपने 2 पैर रखना है और नीचे गवर्नमेंट का नाला बह रहा है, वहीं पे आपने फरागत हासिल करना। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ, जिन साहब के यहाँ पे मैं मेहमान था, तो मुझे जहन में आया कि भाई इन्होंने शादियों पर, ब्याह पर लाखों रुपये उड़ाए हुए हैं, लाखों रुपये सिर्फ मज़े के लिए, पब्लिक को बताने के लिए, रिश्तेदारों को बताने के लिए, ख़ानदान वालों को बताने के लिए हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी इतने मेहमानों को दावत दे सकते हैं, हम भी उतने मेहमानों को खिला सकते हैं और हम भी ऐसी आलीशान शादी कर सकते हैं, हम भी ऐसा आलीशान फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी रियल लाइफ थी, रियल लाइफ यानी खुशी जो उनको मिलना चाहिए, खुशी किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके, कि आपका जो परमानेंटली बैतुल खला का जो सिस्टम है वो फेल है। यानी आप बताओ, मुझे 2-3 दिन के मज़े के लिए आपने लाखों रुपये उड़ा दिए, लेकिन घर में एक संडास, एक टॉयलेट, एक वॉशरूम आपने ढंग का नहीं बनाए कि जो चारों तरफ से पुख्ता दीवारों का होता, बजाय ऊपर से खुला होने के या ऊपर एक आधा पतरा डाला हुआ होने के, अगर उसके ऊपर सीमेंट आरसीसी का जो है छत होता तो अंदर बैठने वाले को भी ये फील और महसूस होता कि भाई मैं पूरी तरह से जो है उसकी पूरी प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है। अब वो नीचे दोनों तरफ पैर रख के बैठा हुआ है, नीचे गवर्नमेंट का नाला बह रहा है, उसमें से मच्छरों के जो झुंड है, झुंड, 1-2 मच्छर नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1-2 मच्छर नहीं, ऐसे झुंड क्या झुंड, जैसे शहद की मक्खियाँ होती है उस तरीके से वो पूरा चारों तरफ से लिपट गए हुए हैं। और वैसी हालत में आपको, और उसकी जो बदबू है वो इतनी भयानक है, इतनी ख़तरनाक, इतनी डेंजर है, वो बदबू की वजह से, सिर्फ वो बदबू की वजह से ही एक आधे आदमी को एक आधा जो नाजुक मिजाज इंसान है ना, एक आधा नाजुक मिजाज जो इंसान है, उसने वहीं बेहोश होके गिर जाना, या तो नाले में गिर के बह के चले जाना, या वहीं दीवार को टेका लेके उसने जो है बेहोश हो जाना। तो मैं सोचने लगा, भाई आपने जो पैसा 2-3 दिन के मज़े पे ख़र्चा किए, उन्हीं पैसों में, अरे भाई ये जो आप एक गंदगी की जगह पे बैठे हुए हो यार, और वहाँ जो मच्छर आपको काट रहे हैं वो मच्छर इतने ख़तरनाक होते हैं, उन्हीं मच्छरों की वजह से डेंगू होता है, मलेरिया होता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं उन्हीं मच्छरों की वजह से। आपको पता है यश चोपड़ा का तो आपने नाम सुने होंगे। यश चोपड़ा जो बहुत बड़े अपने ज़माने के फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और इसी तरह से एक बहुत बड़ा नाम है यश चोपड़ा। वो यश चोपड़ा की मौत कैसे हुई पता है आपको? सिर्फ एक मच्छर, एक ही मच्छर, सिर्फ एक मच्छर के काटने से उनको डेंगू मलेरिया हो गया।
और डेंगू मलेरिया इतना, यानी वो इतना डेंजर मच्छर था, एक ही मच्छर की वजह से जो है चंद घंटों में उनके जो ब्लड की जितनी भी पेशियां वगैरह होती है वो सारे पेशियों को उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 24 घंटे भी नहीं लगे उनकी मौत को, मच्छर के काटने के बाद से तो उनकी मौत तक 24 घंटे, सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर उनकी मौत हो गई। जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि उनको डेंगू मलेरिया हुआ था, उसके 24 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई। आप मुझे बताइए, चलिए, ये मच्छर मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत डेंजर, ये बहुत ख़तरनाक जो है अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। अगर ये इसका साइड इफ़ेक्ट इंसान के ऊपर पड़ जावे, इसी से डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकुनगुनिया होता है। और आपको पता है इंडिया के अलावा मैंने बाकी मुल्कों में ये चीज़ देखा हूँ, बाकी मुल्कों में मैंने ये चीज़ मलेशिया में देखा हूँ और कोरिया में देखा हूँ, चाइना में देखा हूँ, थाईलैंड में देखा हूँ, ख़ास तौर पे एशियन मुल्कों के अंदर। इन मुल्कों में लोग खाने पे उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना फरागत के ऊपर देते हैं। मतलब खाना तो कुछ भी खाते हैं वो, आप देखिए चाइना में, मलेशिया वगैरह ऐसे मुल्कों में चलते चलते कुछ भी लिए खाने पे उनका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन फरागत का उनका मुआमला ऐसा है कि उनके जो बाथरूम हैं, उनके जो बैतुल खला है, वो इतने क्लीन, वो भी कौन से बैतुल खला, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं। मुझे याद है थाईलैंड के अंदर जहाँ पे हमारा काम चल रहा था, जिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स करते थे, उसी के एग्जैक्ट सामने जो है ना एक बहुत बड़ा गार्डन था। वहाँ पे उसके बीच में जो है एक झील थी, एक लेक थी। तो हमारे जो साथ वाले दोस्तों लोग हैं, उन्होंने बोले यार आज जो है इवनिंग में अपना जो काम है वो ख़त्म होने के बाद में थोड़ा सा हम लोग जाके वो लेक वगैरह जो है उसको देखेंगे, या पानी की बोट में बैठकर जो है लेक में जाकर आएंगे। अब ऐसा जब तय हो गया तो सब लोग पहुँचे वहाँ पे। अब वहाँ पे जब पहुँचे बोट वगैरह के अंदर, उसी दरमियान में मगरिब का वक्त हो गया। तो मैंने साथियों से कहा, मैंने कहा यार मुझे वज़ू करना है और नमाज भी पढ़नी है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वज़ू से फ़ारिग होके आता हूँ। अब मैं वॉशरूम की तरफ जब बढ़ा तो मैं असल में मेरे ये मोबाइल में अगर वो पिक्चर्स होंगी तो साथ में जोड़ दूंगा, नहीं तो मैंने ऑलरेडी वो सब तस्वीरें वगैरह लिया था, उसका छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। जब मैं वहाँ बैतुल खला की तरफ जाने लगा तो उसके दो रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता तो सीढ़ियों का, यानी सीढ़ी से हम जा सकते, और दूसरा रास्ता ऐसा जैसा व्हील चेयर पे किसी को लेकर आना है। उमूमन ये हॉस्पिटल्स में होता है, या जो बूढ़ा आदमी है जो सीढ़ी के स्टेप नहीं पैर रख सकता है, वैसा इंसान वो कोने से जो है चलेगा, तो वो जो है उस तरीक़े से वहाँ से चल सकता है। ये मैं आपको पब्लिक टॉयलेट की बात बता रहा हूँ, पब्लिक टॉयलेट। वो पब्लिक टॉयलेट में उस तरीक़े से आप पहुँचे। अब पहुँचने के बाद उसकी कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। उसके बाद में भी सिर्फ उसकी साफ़ सफाई के लिए, वो भी ऐसा बैठा हुआ है जैसे वो रिसेप्शन पे बैठा हो किसी 5 स्टार होटल के या किसी एयरपोर्ट के काउंटर पे, जैसे रिसेप्शन पे एक आदमी बैठा हुआ होता है, उस टाइप में वो बैठा हुआ है। और वो एकदम मुस्कुरा के आपका मोस्ट वेलकम कर रहा है। वहाँ आप जैसे ही जाएंगे वो ऐसा मुस्कुरा के और गर्दन झुका के, जैसे कि आप उसके होटल में कस्टमर आए हो, या आप वहाँ पे जो है कुछ ख़रीदने के लिए दुकान पे पहुँचे हो। अब जैसे ही बैतुल खला यानी बाथरूम में गए, वो बाथरूमों की जो बनावट है, मैंने पूरा वीडियो बनाया था उस पर, मेरे ये चैनल पे अगर होगा तो आप देखना, मैंने शायद इस पर अपलोड भी किया था। उसके अंदर बनावट ऐसी, छोटे बच्चे के लिए सबसे पहला जो वॉशरूम है वो बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, कि छोटा बच्चा जो है अगर है उसके लिए अलग टॉयलेट बना हुआ, फिर बड़े लोगों के लिए अलग अलग बने हुए, उसमें भी अलग अलग किस्म के। अब वहाँ तो सारे वेस्टर्न ही है, ये हमारा जो एशियन स्टाइल है, इंडियन स्टाइल जो पैर टेक के बैठने वाला, वैसे तो मुझे बैतुल खला नज़र नहीं आई, लेकिन वेस्टर्न में भी इस तरह के बने हुए, जिसके अंदर बीमार के लिए अलग, यानी कोई बहुत बूढ़ा आदमी है तो उसको चारों तरफ से जो है ना स्टील की ऐसे पाइप लगा हुआ है, वो दोनों हाथ से ऐसा पकड़ के बैठ सकता है, यानी वो अंदर उसको किसी को मदद के लिए बुलाने की या गिरने पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। और बाकी भी जो बने हुए इतने क्लीन, वो इतने साफ़ सुथरे
इतना बड़ा उसके अंदर जो है ग्लास लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है, एक ऐसा धब्बा भी नहीं वो आईने के ऊपर, ऐसा एकदम कांच की तरह, यानी वो कांच ही ऑलरेडी है लेकिन वो कांच भी जो है ना इतना साफ सुथरा। और फिर वहाँ पे जब आप फारिग हो गए वज़ू के लिए आए तो वहाँ पे जो है पूरी तरह से जो वज़ू के लिए जो बना हुआ था वॉशरूम, तो वहाँ पे ऐसे नल लगे हुए ऑटोमेटिकली, आप सिर्फ हाथ बढ़ाइए उसमें से पानी निकल रहा है, और उसमें भी एक जगह पे लिखा हुआ है गर्म पानी अगर चाहिए तो वो भी उसमें मौजूद है। मैं आपको पब्लिक टॉयलेट की बात कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ हाथ धोने के लिए, यानी अभी मैं आपको क्या बताऊं, इतनी सफाई वहाँ पे। और वहाँ पे बैठने के लिए भी बना हुआ, टॉयलेट में ही सामने बैतुल खला है और सामने ही बैठने के लिए भी उन्होंने इतने बेहतरीन अंदाज में जो है इंतज़ाम किया हुआ है, जैसे उनके घर पे कोई मेहमान आए हुए हैं कि भाई अगर बैतुल खला पूरे लोग गए हुए हैं तो आप वहाँ पे खड़े हो। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ की तरह से कि मैंने तो आज तक पब्लिक टॉयलेट तो छोड़ दो, हमारे किसी मस्जिद का टॉयलेट भी मैंने आज तक ऐसा साफ़ सुथरा नहीं देखा जिसको देखकर दिल के अंदर से ऐसी आवाज़ आए कि वाकई में यार ये मस्जिद का टॉयलेट बहुत अच्छा है। इतनी गंदगी, इतनी गिलाज़त, इतनी बदबू, गुटके खा के उसका पूरा दरवाज़ा सड़ा हुआ है। मैंने आज तक शायद ही कोई मस्जिद का ऐसा बैतुल खला देखा होगा जिसका दरवाज़ा मुझे सड़ा हुआ ना मिला हो गुटके खाने की वजह से। और बैतुल खला में एक आदमी गया हुआ है, बाहर से एक लात मार रहा है, दूसरा नीचे से पानी डाल रहा है, तीसरा जो है लाइट बंद चालू कर रहा है, अरे निकलो रे निकलो ना, क्या मुकाम से बैठे के अंदर, ऐसे आवाज़ लगाने वाले हमारे यहाँ पे। और लोग भी खड़े हुए हैं बाहर, लेकिन वहाँ पे बैठने के लिए बेहतरीन जो है उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ, गंदगी गिलाज़त वो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो सिर्फ बैतुल खला के गंदगी की वजह से, बैतुल खला के। और मुझे याद है अच्छी तरह से इंग्लैंड की एक जमात, मस्तूरात की जमात, वो एक इलाके में काम कर रही थी और उसमें हमारे एक दोस्त थे। मैं उनको ख़ास तौर पे मिलने के लिए गया और मुलाकात वगैरह हुई उनके साथ में। तो उन्होंने मेरे से कहा, बोले यार मौलाना आप हर उन्वान के ऊपर असबाग देते हो, ये उन्वान के ऊपर भी आप एक सबक दो कि इंडिया में मस्जिदों के जो मीनारे आलीशान बनाए जाते हैं और जो रंग व रोगन किया जाता है, अभी आजकल तो बहुत से मस्जिदों में एसी भी आ गए हुए हैं और माशाल्लाह बेहतरीन जो है नरम नरम कालीन भी आ गए हुए हैं। वो सब बातें अपनी जगह पे ठीक है, वो कालीन की बजाय अगर चटाई भी रहे तो चल जाएगा, बोले मसला नहीं है, कलर थोड़ा सस्ते का भी रहा तो चलेगा, एसी की जगह पंखे भी रहे तो चलेगा। लेकिन बैतुल खला इतने ख़राब क्यों हैं, सड़े हुए, बदबू, गिलाज़त। एक यानी कोई जमात अगर बाहर से आ रही है, क्योंकि बोले देखो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला खाना पीना बिल्कुल नहीं है, ये जो खाने का भी इंतज़ाम करते हैं ना, पेप्सी की बोतल, स्प्राइट की बोतल, कोका कोला की बोतल और उसके साथ में दस्तरखान पूरा बिछा हुआ है और उस पर अलग अलग तरह के खाने हैं और अलग अलग तरह के सालन हैं और अलग तरह, अरे भाई ये सब नहीं चाहिए हमको। हम सादे सिंपल लोग हैं, हमारा तो क्या है, हम यूके वगैरह के अंदर चलते फिरते एक आधा बर्गर भी हाथ में ले लिए तो चलते फिरते खा लेते। असल जो हमारे लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो हमारे लिए भी और हमारी जो मस्तूरात हैं उनके लिए भी, वो है टॉयलेट और बाथरूम। अरे तुम करोड़ों रुपये खर्चा कर रहे हो, अरे बनाओ रे एक ढंग का ज़रा टॉयलेट जो है ना, जो बाथरूम है वो कम से कम 10 बाय 10 का होना चाहिए, एक थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा जिसमें कंफर्टेबल हो के आदमी नहा सके, जिसके अंदर एक आधा झकूसी टब भी होना चाहिए, ताकि भाई हमारे यहाँ पे जो फॉरेन वगैरह की जमातें इत्मीनान सुकून के साथ में, बैतुल खला जो है वो वेस्टर्न स्टाइल के अंदर होना चाहिए, वो साफ़ सुथरा रहे और उसको ताला लगा हुआ हो। जो आने वाली जमातें हैं सिर्फ, और वो भी कौन सी जमातें, जो बैरून की है, उनके पास उसकी चाबी दी जाए ताकि वो इत्मीनान से, क्योंकि उनके लिए खाना पीना मसला नहीं है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है। यानी वो साथी ने बताया मुझे, जो यूके वाले हमारे दोस्त है, उन्होंने बताया मौलाना कई मस्जिदों में हम जाते हैं ना, हमको पहले से यही टेंशन होता है कि भाई वहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है या नहीं है, अगर है तो ठीक है,
और अगर नहीं है वेस्टर्न टॉयलेट वहाँ पर, तो हम लोग पहले जाकर जो भी बैतुल खला है ना उसकी सफाई करते हैं। सफाई जो निरमा पाउडर और वगैरह जो आता है ना बोले यहाँ पर, जो वो लेकर टाइड वगैरह से पहले उसको साफ़ करते हैं अच्छी तरह से, ताकि हमको वो मस्जिद में 2 दिन 3 दिन रहना है तो हमारे साथी वहाँ पे जो है कंफर्टेबल फील करें। क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है, ये बैतुल खला की आने वाली बदबू, गंदगी, गिलाजत, पच्चक बोल के हमारे गुटकों के पिचकारियाँ के पूरे दरवाजे सड़ा दिए हुए हैं बैतुल खला की। मैं वही सोचता हूँ बोले कि भाई क्या किस लिए तुम बना रहे ये इतने बड़े बड़े जो मीनारे बना रहे हो, और ढंग का संडास नहीं है तुम्हारे पास में, और एक आधा वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, और बाथरूम ज़रा लंबा चौड़ा नहीं है, दरवाजे ढंग के उसको लगे हुए नहीं हैं। अरे भाई किस लिए? जो असल जो चीज़ है। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, वो यही कि जिन साहब का मैं तज़किरा कर रहा था, जिनके घर पे मुझे जाने का मौका मिला, शादियों में जिन्होंने लाखों उड़ा दिए लेकिन ढंग का एक संडास नहीं बनाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का नाला नीचे बह रहा है, दरवाजे को चारों तरफ से चीरे मारी हुई है, ऊपर से पतरे बराबर नहीं हैं, और 2 तरफ ऐसा टांग रख के आप बैठे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कभी कभी नीचे से जो है वो मखलूक भी आ रही है। कौन सी मखलूक? जिसे हम लोग सुअरों के झुंड भी नीचे से जो है सफ़र कर रहे हैं उसी नाले के अंदर, और आपको डर महसूस हो रहा है भाई मैं अब कैसे फारिग हो बोल गए यहाँ पे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सारे मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, यानी मज़े में आपको मज़ा आया। आपने 2-3 दिन जो पैसा खर्चा किए ना, मज़ा आया। आलीशान हॉल में जो है शादी हो गई, मज़ा आ गया। डेकोरेशन आलीशान हो गया, मज़ा आ गया। हैदराबाद से पुदीने का हार भी आ गया, उसमें भी मज़ा आ गया। वो सारे मज़े आ गए। लेकिन वही औरत को एक ऐसे घर में आप लेके जा रहे हो जहाँ प्राइवेसी नहीं है बराबर से। बताओ मुझे आप, इतने बड़े हॉल में आपने निकाह किए, और उसके बाद अगर वो बीवी को उस तरह के बैतुल खला में ज़रूरत से फरागत के लिए जाना पड़े, वो क्या फ़ील करेंगी और उसका क्या आपके क्या इम्प्रेशन पड़ेगा उसके ऊपर? ये मेरा सवाल है। ये तो ये हमारी मेंटलिटी है। ये मज़े के लिए जो पैसा उड़ाना है ना, ये हमारी मेंटलिटी है, ये हमारी थिंकिंग है। ये तो हमारी जो बात चल रही थी एक्चुअल में ये नफ्सियाती बीमारी है। क्या नफ्सियाती बीमारी है? कि इस तरीक़े से अटेंशन के लिए लोगों ने मेरी तारीफ़ करना, लोगों ने मुझे देखना, लोगों ने मेरा स्टाइल, मेरे कपड़े ऐसे होना चाहिए, मेरी टोपी वैसे होना चाहिए। इसी वजह से लोग जो है ना आजकल नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यानी वो जो लड़की है जिसने इस तरह की हरकत की, वो बेचारी मेंटल पेशेंट है, वो नफ्सियाती बीमार है। उसने बहुत कोशिश की इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक पे पॉपुलर होने की। उसको जो है अलग अलग तरह के उसने फ़िल्टर लगाई जिसमें वो अंग्रेज़ों के जैसी नज़र आ रही है, ताकि उसकी वही फ़ोटो देखकर लड़के अपना दिल, कलेजा, गुर्दा, आतड़िया, वजड़ी पूरा जो है अंदर का निकाल के फेफसा वेफसा उसके सामने रख दे और सब उसको लाइक और शेयर करने लग जाए। लेकिन अब आजकल के छोकरे भी होशियार हैं, वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये सब फ़िल्टर लगाई हुई तस्वीरें हैं। तो उसको उसके बाद में भी अटेंशन नहीं मिला। लोग उसकी चालाकी को, उसकी मक्कारी को समझ गए कि भाई इसकी इसका चेहरा कैसा है। तो उसको ये फील हुआ कि यार मुझे भाव क्यों नहीं दिया जा रहा है, मुझे भाव क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे नीचे जो है चार्मिंग, यू लुक ऑसम, यू लुक गुड, यू लुक गॉर्जियस और ऐसा और वैसा, या ऐसे कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि लड़के लोगों को पता चल गया कि भाई इसके ऊपर फ़िल्टर लगा हुआ है, ये एक्चुअल में मेड इन चाइना है, लेकिन इस पर बोर्ड लगा हुआ है मेड इन जापान का। ऐसा पता चल गया सबको। तो अब उसमें क्या हो गया, वो मेंटली जो है ना, मेंटली इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई वो, जिसकी वजह से किसी से भी झगड़े करने लग गई। अपने मोहल्ले वालों से झगड़े, पुलिस वालों से झगड़े, रोड पे निकल गए तो टैक्सी वाले को रोड के उसके ऊपर झगड़े। अरे भाई तुम रियलिटी में जियो, तुमको अल्लाह ने जैसा बनाया है ना वैसा ही रहो तुम। ज़बरदस्ती जो है ना, ज़बरदस्ती बनने की, संवरने की, और ज़बरदस्ती जो है जो तुम नहीं है वो करने की कोशिश मत करो। मैं गांव में गया, मेरा एक साथी, हम दोनों नूरानी कायदा साथ में पढ़ते थे, अरबी अव्वल दुवम सुवम तक हमने सब साथ में तालीम हासिल की। मेरा साथी, आजू बाजू बैठने वाले हम लोग। अब जैसे ही हमारी मुलाकात हुई वहाँ पे, मुलाकात होने के बाद में मैंने जब उससे मैंने पूछा, मैं बोला और कैसा है? मैं बोला तू कैसे सारे हालात वगैरह। जी आप हमसे इस तरीक़े से बात कर रहे हैं,
आपने हमें तू कहा। देखिए उसने मुझे जो है मुखातब करके कहा कि आप जो है थोड़ा सा, क्योंकि देखो फसाहत व बलागत व शुजाअत व नुसारत व जसारत व बसारत, वो इस तरीके से जो है फसीह और बलीग अल्फाज जो है उसका इस्तेमाल करने लगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई रफ़ीक, अरे छोड़ रहे। मैं बोला बाबा तू तेरी जो रियलिटी है ना, रियलिटी तो जो अपनी रियलिटी है यार, फसाहत व बलागत व जसारत व शुजाअत व इबारत व नसारत व पता नहीं काय को इतना हल्लक के अंदर से एक आधा, मैं बोला पूरा ऐसा फेफसा निकल जाएगा मुंह में से अंदर से, जो अपनी रियलिटी है। तू मेरे साथ बात कर रहा है यार तू। अच्छा तेरे को फसाहत व बलागत का इम्तिहान भी अगर देने का, तो कोई मेहमान है उनके सामने बात करने का, या कोई तेरे से फसाहत में बात कर रहा है, या तू कहीं पे जो है मक़ाला पढ़ रहा है तो वहाँ पे इस तरीके के अल्फाज निकाल। यार तू मेरा साथी है। तो बहरहाल तो क्या होता है ना, इंसान ज़हनी जो मरीज़ बनता है वो अपनी रियलिटी को छुपाने के बाद और इस तरीके से जो है ना फॉर्मेलिटीज़, इस तरीके से फ़िल्टर लगा के अपनी फ़ोटो डाल दी है सोशल मीडिया पे, ये सोच के कि लोग उसको लाइक करेंगे, चार्मिंग, जॉर्जियस, गॉर्जियस, ऑसम और पता नहीं क्या क्या लिखेंगे नीचे, और लोगों ने वैसा नहीं लिखे। तो अब चूँकि आपको अटेंशन नहीं मिला, आपके एक्सपेक्टेशंस जो थे उसके ख़िलाफ़ में ये चीज़ हो गई, तो फिर आपको हर्ट फील हो रहा है उसके अंदर, फिर आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, फिर घर में माँ बाप से झगड़े, और घर में जो है भाइयों से बहनों से झगड़े, मोहल्ले में किराएदारों से झगड़े और पड़ोसियों से झगड़े, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे काम करने वालों से झगड़े, ऑफिस के अंदर झगड़े। तो फिर ऐसे जो लोग रहते ना, मैं आपको इनकी रियलिटी बताऊँ ना, ये एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, ना ये अच्छा एम्प्लॉय बन सकते हैं, ना ये अच्छा हस्बैंड और अच्छी वाइफ बन सकते हैं, ना ये अच्छी मदर या अच्छा फादर बन सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट है मेंटली। ना ऐसा इंसान कहीं पे जॉब कर सकता है सही ढंग से, ना सही ढंग से पढ़ सकता है, ना सही ढंग से एक बीवी का शोहर बन सकता है, ना ही शोहर की बीवी बन सकती है। आप देखो ना, जितने लोगों के तलाक डिवोर्स होते हैं ना, उसका रीज़न यही होता है कुछ तो भी। अगर दोनों में भी कंप्रोमाइज़ की सलाहियत होती थी ना, तो ये मसाइल नहीं पैदा होते थे। ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे, ये ऐसे मसाइल हैं। तो खैर, अभी एक्चुअल में ईशा की अज़ान का टाइम हो चुका है और काफ़ी लंबा मेरा सबक हुआ। मैं चाहता था मुख्तसर में ही आपको बोलूं। मुख्तसर ये है, रियल लाइफ जियो भाई मेरे, रियल लाइफ जियो। ये जो है ना, एक लड़की रोड पे सो रही है और वो क्योंकि सिर्फ इसीलिए उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है, अटेंशन पाने के लिए ऐसी हरकतें मत करो। अटेंशन नहीं मिल रहा है तो किसी को भी मार रहे हैं लाइमलाइट में आने के लिए। ये मेंटली बीमारी, जो रियलिटी है भाई, जो अपनी सच्चाई है ना, इंसान ने उसी के अंदर जीना चाहिए। आप सच्चाई में जियो, सच्चाई में जियो, आपको मज़ा आएगा, मज़ा ज़िंदगी का। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हमेशा एक सुन्नत बताता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिंपल सिटी थी, सादगी आपकी। आप सहाबा के दरमियान में जब बैठ जाते तो बाहर से आने वालों को पूछना पड़ता था कि तुम में से अल्लाह के नबी कौन है। ये हदीसों में है। ये क्योंकि आपका कोई मखसूस लिबास नहीं था। जैसे आम लोगों के सबके लिबास है, वैसे अल्लाह के नबी का लिबास, वैसे ही आपकी भी टोपी, वैसे ही आपका भी अमामा, जैसे सबका था उस ज़माने में। जैसे हमारे ज़माने में आपने देखे होंगे बाज़ लोग जो है अपनी एक अलग शनाख्त के लिए, एक को मैंने देखा टोपी को ऐसी कड़क इस्तरी करे हुई है और वो थोड़ा सा 4 फीट तक ऐसी ऊपर, 4 फीट तक, मतलब टोपी से लेके पंखे को लगे तक। मैं बोला भाई आम लोगों की जैसी टोपियां हैं वैसी पहनना, कड़क इस्तरी करके एकदम चोंच निकले हुई उसको ऊपर, मतलब तू बहुत बड़ा अल्लामा है। नहीं, तेरे टोपी के ऊपर पूरा इल्म का जो है कुप्पा रखे हुआ है तूने, सीमेंट की थैली के जैसा। ये बताना चाह रहा तू। ये मेंटलिटी, इसको बोलते ज़हनी बीमार, मेंटल पेशेंट, जो अपना अलग हुलिया, अपनी अलग शनाख्त, अपनी एक अलग पहचान, मेरी टोपी अलग हो, तुर्रा निकले हुआ और वो लगे हुआ पंखे को ऐसी कड़क इस्तरी मारे हुई उसके ऊपर। तो ये इस तरीके से जो है ना, सिंपल सिटी जैसे आम लोग हैं। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के जो है सफाई करने वालों के साथ खराटा मार रहे हैं। आम लोग जैसी टोपी, मौलाना की टोपी तो यार 5 रुपये भी आज के ज़माने में अगर कोई बेचने को निकाले
यानी वो टोपी भी कोई बेचता नहीं होगा, मैं तो समझता हूँ टेलर लोग फ्री में सी के दे देंगे अगर आप बोलेंगे यार मेरे को एक ऐसी टोपी सी के दे दो। लेकिन उसी सादगी ने ज़िंदगी में सुकून, चैन, इत्मीनान, तो ये ज़िंदगी में सुकून चाहिए ना, वो सादगी होना चाहिए। ज़बरदस्ती का दिखावा और इस तरह से अटेंशन पाने के लिए इस तरह की हरकतें करना अपने आप को ज़हनी और मेंटल पेशेंट बनाना है। अल्लाह ताला हम तमाम को सादी सिंपल लाइफ जीने वाला बनाए। ज़िंदगी ही दुनिया की कितने दिनों की है, असल तो मकसद हमारा आखिरत है। और तमाम लड़कियों के लिए आखिरी में मुख्तसर पैगाम और मैसेज ये है, देखो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए इस तरह की हरकतें भी मत करो। रोड पे सो रही है, टिकटॉक पे जो है वीडियोस बना के डाल रही है ताकि मुझे भी 2-4 लाइक मिल जाए, या फिर जो है इस तरीक़े से किसी को मार रही है, लड़ाई झगड़े कर रही है, कोई देख रहा नहीं, कोई उसको जो है वो नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से इस तरह की हरकतें ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। एक लड़की वो होती है जिसकी वजह से उसके माँ बाप की इज़्ज़त होती है, उसके घर वालों की इज़्ज़त होती है, जो एक बेहतरीन बेटी होती है, जो एक बेहतरीन बीवी होती है, जो एक बेहतरीन बहन होती है, जो एक बेहतरीन माँ होती है, वो एक मिसाली माँ होती है, वो आइडियल माँ भी होती है, वो आइडियल बीवी भी होती है, वो आइडियल जो है बेटी भी होती है। लेकिन अगर कोई लड़की सिर्फ ऐसा अटेंशन पाने के लिए और मैं भी कुछ हूँ वो दिखाने के लिए अपनी लाइफ को इस तरीक़े से खिलौना बना दे, तो फिर वैसी लड़की ना बेहतरीन बेटी हो सकती है, ना बेहतरीन बीवी हो सकती है, ना बेहतरीन माँ हो सकती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। अपनी लाइफ को संवारना वो आपके हाथों में है। अपनी लाइफ को संवारो, अपनी लाइफ को एक आइडियल बनाओ, अपनी लाइफ को एक मिसाली बनाओ, ताकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाए, तुम्हारे वालिदैन का सर ऊंचा हो जाए, तुम्हारे शोहर का सर, तुम्हारी औलादों का सर, कि हमारी माँ एक मिसाली माँ है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।